गैस जो है वो इस टेस्ट ट्यूब के थ्रू, यहाँ पर जो ये सोप वाटर या वाटर रखा हुआ है, यहाँ से ये एक टेस्ट ट्यूब जो हमने उल्टी रखी हुई है जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, धीरे धीरे ये हाइड्रोजन गैस जो है वो इसके अंदर बबल्स की तरह हमको दिखाई देगी और ये यहाँ से ऊपर टेस्ट ट्यूब जो है वो थोड़ी खाली होती चली जाएगी, यानी पानी का लेवल नीचे आता जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बढ़ती चली जाएगी। हाइड्रोजन गैस का सिस्टम क्या होता है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के पास में जब आप कैंडल को बर्न करके लेके जाओ तो वो पॉपिंग साउंड के साथ, पॉप 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 साउंड के साथ, जैसे पटाखा फूटता है उस साउंड के साथ में ये जलती है। तो ये हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पर इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस पूरा सेटअप से हमको ये पता चलता है कि जब मेटल को स्टीम के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है और यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो पूरा जो ये इक्वेशन मैंने अभी आपको बताई है वो इक्वेशन यहाँ पर इससे कंफर्म होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर हम नेक्स्ट आता है वो क्या है, रिएक्शन, ये वाटर के साथ हो गया। अब हम पढ़ेंगे मेटल विद एसिड। अब चूँकि एसिड जो होता है ना वो हम लोग उसको कंसनट्रेट फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, मेटल को हम लोग डाइल्यूट एसिड के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो मेटल जो है वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा। एक बार मैं आपको मेटल विद डाइल्यूट एसिड बताने की जगह यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ कि एल्यूमिनियम जो है ये हाइड्रोजन, देखो क्या होता है इस पूरी इक्वेशन में हुआ क्या है, एल्यूमिनियम है ये और यहाँ पर H2O है, O है और इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होगा ना तो मेटल्स जो है ना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी ये पॉजिटिव फॉर्म में काम करेंगे और ये जो है निगेटिव फॉर्म में, हाइड्रोजन जो ये जो आयन है ये इसके अंदर से इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। तो ये क्या करता है, H और OH 2 आयन की तरह इसको तोड़ देता है, यानी अभी हमारे पास एल्यूमिनियम प्लस हो जाता है, हाइड्रोजन हमारे पास प्लस आ गया और OH हमारे पास माइनस आ गया इस इक्वेशन में। अब ये जो एल्यूमिनियम है ये OH के साथ में रिएक्शन करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है कि इसका बॉन्डिंग इतना ज़्यादा होता है कि ये हाइड्रोजन जो है ना ये इसको भी तोड़ देगा, तो ये इस हाइड्रोजन को भी यहाँ से रिलीज़ कर देगा। तो अब हमारे पास जो बच गया वो है एल्यूमिनियम प्लस, चूँकि एल्यूमिनियम होता है इसकी 3 होती है वैलेंसी, ठीक है, ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए। तो अब इस तरीके से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आपस में मिलकर के हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और ये ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम आपस में मिलकर के Al2O3 बनाएगा। तो ये इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो यानी एल्यूमिनियम जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, आयरन बनाएंगे और ये हाइड्रोजन को इस H2O में से निकाल देंगे और उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मेटल विद डाइल्यूट एसिड। मेटल विद डाइल्यूट एसिड, तो मेटल जो है इसके जो रिएक्शन है वो क्या होगी, मेटल विद एसिड क्या करेगा, ये मेटल का सॉल्ट बनाएगा प्लस इसके अंदर से हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, ये इसकी बेसिक इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम अलग अलग जो भी मेटल्स हैं वो कैसे एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे मैं सबसे पहले इसके अंदर ले लेती हूँ सोडियम। हमको पता है कि सोडियम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसने रिएक्शन किया HCl के साथ और ये यहाँ पर बनाएगा NaCl प्लस यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो क्योंकि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है और यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा ना इसको हम हमेशा एक्वस लिखेंगे क्योंकि ये डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ में ही ये रिएक्शन कर लेते हैं।
ऐसे ही रिएक्शन जैसे मैग्नीशियम है उसके साथ भी HCl रिएक्शन करेगा, MgCl2 प्लस H2, ठीक है, ये हो गया रिएक्शन। ऐसे ही एल्यूमिनियम जो है वो भी इसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, जिंक जो है वो बनाएगा एल्यूमिनियम प्लस HCl, क्या बनाएगा आप बताइए मुझे, और जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा वो भी हमें आपको देखना है। तो ये रिएक्शंस जैसे मैंने यहाँ पर मैंने लिखा है उनको आप लिखिएगा और इनको बैलेंस भी आपको करना है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम आ गया, जिंक हो गया और ये फेरस के साथ में भी HCl आ गया, ये तीनों रिएक्शन आपको मुझे लिख के बतानी है, ठीक है। अब इतना सब कुछ तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कि जैसे कॉपर है, गोल्ड है, ये सब जो होते हैं ना, ये नॉर्मली इसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते। कॉपर नो रिएक्शन, इसी तरीके से कॉपर का कोई रिएक्शन एसिड के साथ नहीं होता। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर होता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है H और Cl का मॉलिक्यूल टूटता है, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस की तरह चली जाती है और क्लोरीन जो है वो मैग्नीशियम के साथ मिलकर के, यानी मैग्नीशियम या कोई भी मेटल है उसके साथ मिलकर के एक सॉल्ट बना लेता है। तो ये रिएक्शंस हमारी हो गई है यहाँ पर मेटल का एसिड के साथ में। देखो इनके अंदर जो रिएक्टिविटी होती है, जैसे जो रिएक्टिविटी है इसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा जो है हमको दिखेगा कि मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, उससे ज़्यादा सोडियम करता है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद फेरस। तो ये इनकी रिएक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ से हम इसको इस तरह से आपको बता सकते हैं। अब इसके बाद होता है मेटल जो है उसका रिएक्शन है, यहाँ पर आपके एक एक्वारेजिया और बताया हुआ है, मैं आपकी बुक में ही इसको बता देती हूँ। देखिए एक्वारेजिया पेज नंबर 44 के ऊपर ये येलो बॉक्स के अंदर आपको एक्वारेजिया बताया हुआ है। एक्वारेजिया जो है उसको लैटिन वर्ड में कहते हैं रॉयल वाटर, ठीक है। ये एक क्या होता है, मिक्सचर होता है जो कि कंसनट्रेटेड। देखो अभी तक हमने जितनी भी एसिड की रिएक्शंस कराए हैं वो सब डाइल्यूट थे। गोल्ड जो है ना वो ऐसा है जो किसी भी एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये रिएक्टिव सीरीज़ के अंदर बहुत नीचे आता है। तो गोल्ड नॉर्मली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। यहाँ पर क्या होता है कि हम कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं जिसको हम 3 पोर्शन में लेते हैं, और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं जिसको हम 1 पोर्शन में लेते हैं। यानी 3 पोर्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पोर्शन जो है नाइट्रिक एसिड, इसको मिला के एक सॉल्यूशन बना लिया जाता है। अब ये जो एक्वारेजिया जो है ना ये गोल्ड की पॉलिश में काम में आता है। ये इतना ज़्यादा हाईली कॉरोसिव होता है, किसी भी चीज़ को जलाने में काम करता है, और फ्यूमिंग लिक्विड है ये, यानी अगर ये नॉर्मली पड़ा भी रहेगा ना तो इसके अंदर से आपको लगेगा कि गैस निकल रही है और बहुत ही स्मेली गैस निकलती है। तो ये जो रेजिया है ये गोल्ड को, प्लेटिनम, जितनी जो सॉलिड और इतनी स्ट्रॉन्ग जो मेटल्स है ना उनको भी ये गलाने का काम करता है। तो जो सुनार वगैरह जो गोल्ड का काम करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, वो गोल्ड को जो मेल्ट करते हैं उसके लिए वो ये एक्वारेजिया सॉल्यूशन ही यूज़ करते हैं। तो ये एक्वारेजिया है जिसके अंदर 3:1 का रेशो रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर ही एक चीज़ और पढ़ सकते हैं कि देखो जैसे मैंने यहाँ पर HCl से रिएक्शन कराया है, आप सेम रिएक्शन जो है मैं आपको एक रिएक्शन लेके बताती हूँ जो मैं H2SO4 के साथ कराती हूँ, क्योंकि देखो हमारे पास कितनी तरह के एसिड्स हो सकते हैं। हम HCl भी यूज़ कर सकते हैं, हम H2SO4 यूज़ कर सकते हैं और HNO3। देखो HNO3 जो है ना ये बहुत ज़्यादा हाई मतलब वो होता है, एसिड होता है। तो HNO3 हम मोस्ट प्रोबेबली यूज़ नहीं करते हैं, H2SO4 हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब H2SO4 के साथ जो हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या है, सोडियम है, H2SO4 है। ये सेम रिएक्शन जैसे कि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन किया,
मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। तो सेम रिएक्शन यहाँ पर भी आएगा। सोडियम जो है वो H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर रहा है और क्या करेगा, सोडियम पहले तो सबसे पहले हम इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, यानी ये हाइड्रोजन तो वो निकल गया। अब बचा क्या, ये SO4, तो Na2SO4, क्योंकि सोडियम जो है उसका वैलेंसी 1 है, SO4 का -2 है, तो 2 सोडियम के मॉलिक्यूल और 1 SO4 का, तो ये इस तरीके से NO2SO4 बना। मैं यहाँ पर आपको इसको बैलेंस कर दूँ तो इसके अंदर सिर्फ एक 2Na लगाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ कंप्लीट है ये। तो जो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर सोडियम के साथ लिखी है, आपको मुझे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस सबके साथ में विद H2SO4, तो ये क्या रिएक्शन देंगे वो आपको मुझे लिख के बतानी है, बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसी ही होती हैं, आपको खाली वैलेंसीज को ध्यान रख के और इनका सॉल्ट बनाना है, ठीक है। और अब हम इसके अंदर आगे चलते हैं। आगे है कि मेटल जो है ना वो अदर मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं, मेटल के जो सॉल्ट होते हैं, मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। देखो इसके अंदर क्या है, हमको इसके अंदर काम, जो हमने जो रिएक्टिव सीरीज़ पढ़ी थी वो यहाँ पर काम आएगी, ये हम आपको बता देते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बार रिएक्टिव सीरीज़ आपको फिर से दिखाना चाहती हूँ। इसके अंदर मैं पहले आपको एक बेसिक इक्वेशन बता देती हूँ। जैसे कि हमने अगर एक मेटल ले लिया, ए है, ये एक मेटल है और दूसरी मेटल का सॉल्ट है, यानी मेटल बी का सॉल्ट जो है वो है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, ठीक है ना। बी जो मेटल है उसका सॉल्ट बना लिया है हमने साथ में। और अब ये रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन में क्या होगा, ये मेटल जो है इस मेटल को यहाँ से निकाल देगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए। यहाँ पर मेटल बी था, यहाँ पर मेटल ए आ जाएगा और मेटल बी जो है वो रिलीज़ हो जाएगा अलग से, मेटल बी यहाँ पर अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह से होती है। एक मेटल है, दूसरी मेटल का सॉल्ट है, ये वाली मेटल जो, ये प्रोसेस जो है वो कब होगा कि जब मेटल ए है वो मेटल बी से ज़्यादा रिएक्ट होगी। इफ़, ये प्रोसीजर कब होगा, इफ़ ए इज़ more reactive than B। अगर A B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये प्रोसेस हो सकता है, अगर A B से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें इसके अंदर पूरे प्रोसेस के अंदर ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मैं एक सॉल्यूशन ले लूँ, मैं यहाँ पर आपको साथ में एक बार रिएक्टिव सीरीज़ के अंदर आपको ये बुक में जो रिएक्टिव सीरीज़ होती है इसको भी मैं यहाँ पर आपके सामने रख देती हूँ ताकि आपको पता चले। जैसे कि ये रिएक्टिव सीरीज़ है हमारी, इस रिएक्टिव सीरीज़ के अंदर आप देखो कि अगर एल्यूमिनियम है और साथ में अगर मैंने कॉपर ले लिया, ठीक है ना, तो अगर मैं कॉपर का सॉल्ट लेती हूँ, ठीक है, और अगर मैंने साथ में एल्यूमिनियम ले लिया या जिंक ले लिया या फेरस ले लिया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव हैं। लेकिन अगर मैं कॉपर के साथ में गोल्ड ले लूँ या सिल्वर ले लूँ तो ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं हैं। तो अभी इसका एग्जाम्पल के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैं एक कॉपर सल्फेट का, मैंने एक मेटल ले लिया फेरस, आयरन ले लिया, आयरन के साथ दूसरी मेटल का मैंने एक सॉल्ट ले लिया, कॉपर एक मेटल है इसका मैंने सॉल्ट ले लिया। अब देखो इस इक्वेशन में आप देखो क्या फेरस जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप इसमें देखो
कॉपर नीचे आ रहा है और फेरस ऊपर आ रहा है, तो हाँ फेरस जो है वो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये फेरस जो है इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़े थे ये उसी का ही एक एग्जांपल है, यहाँ पर हम इसकी रिएक्टिविटी समझ रहे हैं। तो ये फेरस जो है ये कॉपर सल्फेट को यहाँ से हटा देगा और यहाँ पर बन जाएगा फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, और दूसरा जो रिएक्शन में आ जाएगा वो आ जाएगा कॉपर। देखो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा था, मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होता है यहाँ पर, तो ये हमें यहाँ पर इससे पता चलता है कि ये रिएक्शन होगा। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अगर मैं फेरस के साथ, फेरस की जगह पर कॉपर सल्फेट के साथ में ले लूँ, अगर मैंने ले लिया सिल्वर या गोल्ड, मान लो मैं गोल्ड ले लेती हूँ, मैंने AU ले लिया, ठीक है, फिर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, तो हम देख रहे हैं कि AU जो है, देखिए गोल्ड जो है वो रिएक्टिव सीरीज़ में कॉपर से नीचे आता है, यानी ये AU जो है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे नो रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखने की बात है कि जो भी सॉल्ट का सॉल्यूशन, जिस भी मेटल का हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, दूसरा मेटल उसको तभी डिस्प्लेस कर सकता है जब वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो। समझ आया? ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई ऐसी इक्वेशन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया हुआ भी है। देखो कॉपर सल्फेट जो है ना, उसका सॉल्यूशन हमेशा ब्लू कलर का होता है। इसके अंदर हमने एक आयरन की जो नेल होता है वो हमने इसको लटका दिया, ठीक है। अभी थोड़ी देर हमने इसको छोड़ दिया, तो देखो क्या होगा कि फेरस जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो इस सॉल्यूशन में से कॉपर को रिलीज़ करेगा और ख़ुद फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम देखते हैं कि इसका कलर जो है ना ये डिसकलर हो गया, यानी यहाँ पर आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया और जो आयरन की नेल थी ना उसके ऊपर कॉपर जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन से ये हम कह सकते हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया मेटल का दूसरे मेटल के साथ में सॉल्यूशन के साथ में कैसे रिएक्शन होता है, ये हमने यहाँ पर इसमें देखा है। अभी आपके इसमें बुक में एक चैप्टर में इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये वाले देखो, ये मैं आपको यहाँ पर कराती हूँ। देखो व्हाट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको करा दिया है। ये जो थर्ड क्वेश्चन जो है ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं आपको एक बार इसको समझाती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, सैंपल ऑफ 4 मेटल्स हैं, यानी A, B, C एंड D, 4 सॉल्यूशन सैंपल हमने मेटल के लिए हैं, और एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन 1 by 1। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, मेटल लिया हमने A, इसको हम लोगों ने क्या किया, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कॉपर सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जिंक सल्फेट में और नाइट्रेट सल्फेट के अंदर हमने इसके अंदर कुछ नहीं बताया है। बी जो है उसके अंदर क्या हुआ, जब हमने बी मेटल को आयरन सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉपर सल्फेट के साथ पता नहीं चल रहा है, और जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन आ रहा है। सी के साथ में क्या दिया हुआ है, आयरन सल्फेट है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब डी जो है उसके अंदर नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी डी जो है वो ऐसा कुछ है, ऐसी कोई मेटल है जो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, किसी के साथ भी कोई इक्वेशन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं कर रही है। अब यूज़ द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल A, B, C एंड D। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये बता सकते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इसके अंदर विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है। तो देखो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि आयरन जो है
उसके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसने कर दिया। कॉपर जो है देखो सबसे ज़्यादा आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, उसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो है आयरन। और ये अगर आयरन के साथ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकता है तो हम इसको कह सकते हैं कि विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो मेटल बी जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ बी इज़ एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि कॉपर सल्फेट का साथ जो है ना ये कैसे रिएक्शन हमको दिखाएगा। तो कॉपर सल्फेट के साथ जो इसकी रिएक्शन होने वाली है, जस्ट अ सेकेंड, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।